आवाज सुनता हर किसी की, ना ही भूला कोई हो, सबसे पहले याद उसी की, फिर सभी दुनिया की हो। दोस्तों, ये जो लाल किताब है, ये कोई जादू मंत्र, तंत्र मंत्र, टोना टोटका इस तरह से कुछ नहीं है। ये टोटली लॉजिकल है। इसको शायद 15 दिन के समय में सीख पाना बहुत मुश्किल है, पढ़ पाना भी मुश्किल है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि इसका जो क्रक्स है वो आप लोगों तक इजीली पहुंचा सकूं, ताकि आप लोग इसको प्रैक्टिस कर सको। लेकिन आप अगर सोचते हो कि 15 दिन में आप एक एस्ट्रोलॉजर बन जाओगे, तो ये आपकी गलतफहमी है। खैर, जितनी ज्यादा हो सकेगी उतनी कोशिश करूंगा, ताकि जो लोग नए हैं, फ्रेशर्स हैं, जो लोग बिल्कुल इस इल्म से, इसकी थ्योरी से अनजान हैं, वो लोग इससे जानकार हो जाएंगे। उनको इसके काम करने का, लाल किताब के काम करने के तरीके की समझ आ जाएगी कि लाल किताब की थ्योरी जो है वो किस तरह से काम करती है। तो शुरू करते हैं। देखो, मैं इसको बुक से तो नहीं समझाऊंगा, लेकिन जो चीजें एक फ्रेशर के लिए जरूरी हैं, उन सब चीजों को आप लोगों तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करूंगा। एक बात आप लोगों से कह देता हूं कि इल्म के साथ, इल्म यानी कि स्टडी, स्टडी के साथ ईमानदारी रखना हर एस्ट्रोलॉजर का फर्ज होता है। जो लोग भी हमारे साथ इस वक्त जुड़ रखे हैं, इनमें से आज हमारे साथ अभी तक सिर्फ, अगर मैं इसको ध्यान से देखूं तो 100 लोगों का ग्रुप बनना था, लेकिन 110 के आसपास लोग थे। लेकिन इस वक्त हमारे पास सिर्फ 82 लोग ही आ पाए हैं। बाकी जो 18 लोग हैं वो अभी भी कम हैं। तो ये दर्शाता है कि इल्म की मर्जी के बगैर कोई इसको पढ़, सुन या समझ नहीं सकता। आप लोग प्लीज अपने वीडियोस जो हैं वो ऑन रखिए, ताकि हम लोगों को आई कांटेक्ट जो है वो जरूरी है। पुराने समय में जो महर्षि लोग हुआ करते थे, जो लोग पढ़ाया करते थे, वो सब लोग कभी भी इस तरह से कभी नहीं पढ़ाते थे। उन लोगों का आई कांटेक्ट होना बहुत जरूरी था। मैं एक चीज और बता देता हूँ, जिन लोगों के वीडियोस ऑफ हैं, मुझे उनको मजबूरन रिमूव करना पड़ेगा। इसलिए प्लीज अपने वीडियोस जो हैं वो ऑन रखिए, ताकि मैं इस तरफ ना जा सकूं, ताकि मुझे रिमूव ना करना पड़े। जिन लोगों के भी वीडियोस हैं ऑफ, वो प्लीज अपने वीडियोस को ऑन करें, ताकि हम लोग इसको आगे से फर्दर इजीली समझ सकें। खैर, लाल किताब जो है, इसमें सबसे पहली हिदायत ये होती है कि हम लोगों ने कभी भी मौत का दिन और डिटर्मिनेशन की बेटा है या बेटी, ये कभी नहीं करनी है। चाहे पता हो या ना हो, इसके बारे में ना तो कभी प्रिडिक्ट करना है, और ना ही पता होने के बावजूद किसी को बताना है। ऐसा बताने से आपको सिर्फ और सिर्फ नुकसान होगा। इवन की किताब में ये लिखा है कि खून को कोड़ की बीमारी होगी। तो इस तरह की बीमारियों से या नेगेटिविटी से बचने के लिए आप लोग जो हैं, इस तरह की कोई भी प्रिडिक्शन जो है वो नहीं करेंगे। खैर, चाहे वो किसी भी इल्म से हो, और इल्म के साथ ईमानदारी रखना जो है वो बेहद जरूरी है। उसके बाद लाल किताब के अकॉर्डिंगली कुंडलियां जो होती हैं वो कई तरह की होती हैं। ठीक है, वो बेसिक कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो मैं आप लोगों को बताने की कोशिश करूंगा आज। और हम बिना टाइम वेस्ट किए सीधा सीधा व्याकरण पोर्शन के ऊपर हम काम करेंगे। तो आप लोग नोट कर लो, कुंडलियां जो हैं वो 3 से 4 तरह की होती हैं। सबसे पहले होती है जो बड़ी ही कॉमन है, दैट इज अंधी कुंडली। जब भी कुंडली के 10th हाउस में आपसी शत्रु प्लैनेट्स बैठे होते हैं, तो वो अंधी कुंडली कहलाती है। अंधी कुंडली का मतलब होता है कि ऐसे इंसान को अपने प्रोफेशन को चूज करने के लिए बहुत मुसीबतें या बहुत सारी कंफ्यूजन होती है। तो अंधी कुंडली का काम यही है कि इंसान को अपना प्रोफेशन या अपना कर्म पता नहीं चलता कि क्या करना है, इसलिए वो अलग अलग कामों में धक्के खाता है।
तो ये अंधी कुंडली होती है। इसकी रेमेडी भी साथ ही आप नोट कर सकते हो कि इसकी रेमेडी होती है 10 अंधे मर्दों को एक साथ खाना खिलाना। 10 अंधे मर्दों को एक साथ, वो उसका भी कॉन्सेप्ट है कि आप 10 अंधे जो हैं वो ब्लाइंड मेन होने चाहिए, जो जन्म से अंधे हों, प्रॉपर अंधे हों। क्योंकि मेरा एक ऑफिस था वो बिल्कुल अंध विद्यालय के पास था, ब्लाइंड इंस्टीट्यूट के। तो पता चला कि कुछ लोग जो हैं वो कुछ एक पर्टिकुलर उम्र के बाद अंधे हुए। तो वो अंधे नहीं चलेंगे, हमें वही अंधे लेने हैं जो जन्म से अंधे हों और प्रॉपर अंधे हों। कुछ अंधों को 10%, 20%, 30% दिखता है, वो अंधे भी अंधों में काउंट नहीं होंगे। सेकेंडली, वो जो अंधों को खाना खिलाना होता है वो हमें दोपहर के वक्त खिलाना है, लंच, रात के वक्त नहीं होगा। नोट कर लिया आप लोगों ने? यस सर। ओके, ये होती है अंधी कुंडली। सेकंड थिंग के सेकंड जो दूसरी टाइप है कुंडली की वो है धर्मी कुंडली। राहु इन 4th हाउस, केतु इन 4th हाउस, जुपिटर और सैटर्न, ये दोनों, ये कंजंक्शन कहीं भी हो, मून और राहु इकट्ठे कहीं भी हो, मून और केतु इकट्ठे कहीं भी हो, तो ये कुंडली को हम लोग धर्मी कुंडली बोलेंगे। क्लियर? यस सर। तो ये धर्मी कुंडली होती है। कहते हैं नमस्कार सर, हैप्पी न्यू ईयर। सॉरी लेट हो थैंक गई यू जी, थोड़ा। थैंक यू। कहते हैं जब धर्मी कुंडली होती है तो पाप बैठा घर चंद्रमाता, बुध शनि दोंदा हो। धर्मी कुंडली जब होती है तो बुध और शनि कहीं भी हो कुंडली में, वो अपना बुरा रिजल्ट नहीं देते, बेटर हो जाते हैं। यानी उनको कहीं ना कहीं से एक पॉजिटिव इम्पैक्ट मिलता रहता है। सर ठीक है सर, जी शनि 11 भी धर्मी कुंडली में आता जी। है? शनि 11 का अलग कॉन्सेप्ट है। शनि 11 में जब होता है तो 11th हाउस में हम पढ़ेंगे। 11th हाउस में जब शनि होगा तो वो कचहरी में बैठा होता है, जिसकी वजह से राहु केतु उसके कंट्रोल में रहते हैं। उसका कॉन्सेप्ट अलग होता है, उसको हम एक प्रॉपर धर्मी कुंडली नहीं कह सकते। ओके जी, ये है धर्मी कुंडली। धर्मी कुंडली होने से बुध और शनि यानी दो प्लैनेट्स को स्ट्रेंथ मिल जाती है। जब ये स्ट्रेंथ मिल जाती है तो कहीं ना कहीं इंसान जब कभी भी किसी ना किसी मुसीबत में फंसेगा तो उसको कहीं ना कहीं से पॉजिटिव वाइब्स मिल जाएंगी, जो कि उसको एक बेनिफिशियल सपोर्ट दे देंगी। यानी अगर मुसीबत में फंसा भी है तो वो मक्खन में से बाल की तरह निकल आएगा। ओके, ओके सर। नेक्स्ट थिंग इज अंधराता यानी रतांध कुंडली। रतांध कुंडली में क्या होता है कि उसका एक ही पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन है, दैट इज सन इन 4th हाउस एंड सैटर्न इन 7th हाउस। सूरज 4, शनि 7। अगर ये कॉम्बिनेशन आपको बर्थ चार्ट में मिलता है, यानी अगर किसी का सन 4th हाउस में है और सैटर्न 7th हाउस में है, तो उसको बोलते हैं आधी अंधी कुंडली या रतांध कुंडली या अंधराते के ग्रह। तो ये तीनों ही एक ही कुंडली की अलग अलग नाम है या अलग अलग पहचाने हैं, लेकिन तीनों का कॉम्बिनेशन एक ही है। कोई कहे रतांध है या अंधराता है या आधी अंधी है, तो ये एक ही कॉम्बिनेशन से मतलब है, सूरज 4 और शनि 7। इसमें क्या होता है कि इस कॉम्बिनेशन के अकॉर्डिंगली ऐसे इंसान को दिन के डिसीजन सूटेबल रहते हैं और रात के वक्त लिया हुआ डिसीजन खराब हो जाता है। या ऐसे कह सकते हैं कि ऐसा इंसान अगर रात को कोई भी काम करेगा तो वो फ्रूटफुल नहीं होगा। ओके, लाके देता हूं। नोटेड?
ठीक है, सर इसका आई साइड से कोई लेना देना नहीं है? नहीं कोई लेना देना नहीं है। ओके, तो इसमें फोर्थ में सूरज सैटर्न शनि दोनों होने चाहिए ना? फोर्थ में सन, शनि 7वें में, 7th हाउस सैटर्न। ओके, सर अगर किसी युति में भी हो तो भी, जैसे सन के No. साथ कुछ और हो, सैटर्न के साथ कुछ और हो, हाँ तब भी तब भी चल जाएगा। ओके, जी, लिख लिया। सर सैटर्न और सन दोनों फोर्थ में हो, फोर्थ हाउस में हो तो? नो, नो। ओके, ये हो गया। अब इसके बाद क्या है कि ये एक बेसिक कॉम्बिनेशंस हैं जिससे हम पहचान करते हैं कि इस कुंडली को हम क्या बोलेंगे, लेकिन इसके अलावा भी काफी जो है वो चीजें हैं जो हमने नोट करनी है। हमने ग्रहों को लाल किताब के अकॉर्डिंगली कुछ कैटेगरीज में बांटा है, ठीक है। सूर्य, मंगल और बृहस्पति, सन, मार्स और जुपिटर जो हैं, इनको मेल प्लैनेट्स कहा जाता है। सन, मार्स और जुपिटर जो हैं वो मेल प्लैनेट्स हैं। मून और वीनस फीमेल प्लैनेट्स हैं। बुध जो है वो नपुंसक है, यानी उसको कोई जेंडर नहीं दिया गया। शनि जो है जेंडर वाइज नहीं है, लेकिन उसको पाप या पापी में कंसिडर किया गया है। इसको ध्यान से सुन लीजिए कि शनि जो है वो मजिस्ट्रेट है, राहु और केतु उसके वकील हैं। राहु इज पब्लिक प्रोसिक्यूटर एंड केतु इज डिफेंस काउंसिल। ओके, राहु और केतु को पाप ग्रह कहा गया है, पाप ग्रह। शनि को जब भी राहु और केतु का साथ मिल जाएगा या दृष्टि मिल जाएगी तो शनि पापी ग्रह कहलाएगा, पापी टोला बन जाएगा। तब शनि राहु और केतु का जो कॉम्बिनेशन है या शनि राहु केतु का जो ग्रुप है उसको हम लोग पापी टोला बोलेंगे, पापी टोला। ओके, शनि को जब भी राहु और केतु का साथ मिलेगा या दृष्टि मिलेगी, सिर्फ तभी शनि पापी ग्रहों के कैटेगरी में आएगा। अदरवाइज शनि जो है वो न्याय का देवता है या न्याय करता है। सर दृष्टि कौन सी मानेंगे इसमें? दृष्टियां भी मैं नोट करवाऊंगा। ओके, ओके, सर पापी ग्रह बुरे ग्रह हुए, मतलब पापी मतलब? पापी मतलब पाप करने वाले। जी सर। लिख लिया। मंगल जो है उसको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है लाल किताब में, लेकिन जो आप लोगों ने सुन रखा होगा कि मंगल नेक, मंगल बद, बट ऐसा नहीं है। हर प्लेनेट नेक या बद हो सकता है। नेक और बद मीन टू से अच्छा या बुरा। कोई भी प्लेनेट अच्छा या बुरा हो सकता है। ओके, लेकिन मंगल जो है उसको इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस क्यों दी गई है? मंगल नेक, मंगल बद बहुत ज्यादा यूट्यूब पे, फेसबुक पे हाईलाइट कर रखा है लोगों ने, लेकिन उससे ज्यादा इतना ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है। मंगल जो है वो आपकी बॉडी की एनर्जी है, आपके एफर्ट्स हैं, आपकी स्ट्रगल है। ठीक उसी तरह से ही मंगल की तरह ही बाकी सब प्लैनेट्स भी नेक या बद की कैटेगरी में आ सकते हैं, इवन होते हैं। आप लोगों में से कितने लोगों के पास 1952 की बुक है?